नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूँ आपका दोस्त अजय और आप सुन रहे हैं आत्मवार्ता। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और रोज़ रात को ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनते हुए सोना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्मवार्ता को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं कहानी की ओर। अक्सर जब हम बचपन की बातें याद करते हैं तो जहन में क्या आता है? खिलौने, गुड़िया, वो बेफिक्री के दिन। मुझे याद है बचपन में हम निर्जीव चीज़ों से, अपने खिलौने से ऐसे बातें करते थे जैसे उनमें जान हो। हम उन्हें खाना खिलाते थे, सुलाते थे और कभी कभी तो सच में लगता था कि वो हमारी बातें सुन रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर वो बचपन का मासूम सा खेल हकीकत में बदल जाए? क्या हो अगर उस बेजान मिट्टी की गुड़िया में सच में जान आ जाए और वो जान मासूम नहीं बल्कि शैतानी हो? आज की रात बहुत गहरी है और आज की कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो ये मानते हैं कि पुरानी चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, भारत में हम अक्सर जादू टोने और टोटकों की बातें सुनते रहते हैं, खासकर वो चीज़ें जो चौराहों पर पड़ी होती है या फिर किसी पुराने खंडर में दबी हुई मिलती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते थे, रास्ते में पड़ी किसी लाल कपड़े वाली चीज़ को मत लांघना, उसे छूना बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है? विज्ञान कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जब कोई तांत्रिक, कोई अघोरी अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा किसी एक वस्तु, किसी एक ऑब्जेक्ट में डाल देता है तो क्या वो वस्तु शापित नहीं हो जाती? आजकल हम मॉडर्न हो गए हैं, पुराने घरों को खरीद कर रेनोवेट करवाते हैं, खुदाई करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस ज़मीन के नीचे क्या दबा है। हो सकता है किसी ने बरसों पहले वहाँ कोई मुसीबत दफन की हो और हम अनजाने में उसे आज़ाद कर देते हैं। आज की कहानी मिट्टी की गुड़िया भी इसी प्रकार की एक ऐसे ही परिवार की है जिसने एक नई शुरुआत करने की सोची थी। वो खुश थे, एक नया घर, एक नया बगीचा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उस बगीचे की मिट्टी में, फूलों की जड़ों के नीचे कोई उनका इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसा साया जिसे ना भूख लगती है ना प्यास, उसे चाहिए था तो बस एक शरीर। तो चलिए लाइट बंद कर लीजिए और कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला है। कहानी शुरू होती है पुणे से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे मालव से। मालव की हरियाली और शांति ने समीर को और रिया को हमेशा से अपनी तरफ खींचा था। समीर एक राइटर थे और उन्हें अपने अगले उपन्यास के लिए शहर के शोर शराबे से एक शांत जगह की ज़रूरत थी। और रिया को बस ये चाहिए था कि उनकी 6 साल की बेटी पीहू खुली हवा में सांस ले सके। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक पुराना विला मिला, विला नंबर 19। ये विला गांव के आखिरी छोर पर था। इसके पीछे घना जंगल शुरू होता था और सामने एक कच्ची सड़क। घर पुराना था, दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था, लेकिन उसकी बनावट में एक राजसी शान थी। सबसे अच्छी बात थी घर के सामने का बड़ा सा बगीचा, जो अब जंगल घास फूस से भर चुका था। शिफ्टिंग का पहला दिन था। मजदूरों ने सामान अंदर रख दिया था और चले गए थे। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन आसमान में काले बादल ऐसे घिरे थे जैसे रात होने ही वाली हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, वो ठंडक जो आपकी हड्डियों में घुस जाए। रिया को बागवानी यानी कि गार्डनिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। घर के अंदर सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन रिया से रहा नहीं गया। उसने सोचा क्यों ना इस जंगली घास को हटाकर यहाँ गुलाब के पौधे लगाए जाए। वो खुरपी लेकर बगीचे के एक कोने में बैठ गई। समीर घर के अंदर पीहू के लिए दूध गर्म कर रहा था। रिया ने ज़मीन खोदना शुरू किया। मिट्टी थोड़ी सख्त थी। खुरपी की आवाज़ सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक खुरपी किसी चीज़ से टकराई। एक अलग सी आवाज़ आई। पत्थर से टकराने की आवाज़ नहीं थी वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी मटके पर चोट लगी हो। रिया ने हाथ से मिट्टी हटाई। वहाँ लगभग 1 फुट नीचे एक लाल रंग का कपड़ा दबा हुआ था। कपड़ा बहुत पुराना लग रहा था, इतना पुराना कि छूते ही वो जगह जगह से फट रहा था। रिया के मन में एक अजीब सी झिझक हुई। एक पल के लिए लगा कि वो उसे छोड़ दे,
लेकिन इंसान की जिज्ञासा उसे कहाँ मानने देती है। उसने धीरे धीरे से उस कपड़े को बाहर खींचा। वो कपड़ा किसी चीज पर लपेटा हुआ था। जैसे ही रिया ने उस मैले सड़े हुए लाल कपड़े की गांठ खोली, उसके मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। उसके अंदर एक गुड़िया थी, लेकिन वो कोई आम गुड़िया नहीं थी। कच्ची काली मिट्टी से बनी हुई बमुश्किल 6 इंच की गुड़िया। उसका हुलिया बेहद डरावना था। उसे बनाने वाले ने बड़ी ही बेदली से उसका आकार दिया। हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए, लेकिन सबसे भयानक था उसका चेहरा। उस गुड़िया की आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह 2 गहरे काले छेद थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे रिया को ही घूर रहे हो। और उसका मुंह इतना बड़ा और खुला हुआ बनाया गया था जैसे वो गुड़िया दर्द में चीख रही हो। उसके पेट पर लोहे की 3 पुरानी जंग लगी हुई कीलें गड़ी हुई थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे वो गुड़िया अपने हाथों में पकड़ना पाप जैसा लग रहा था। एक अजीब सी बदबू आ रही थी उस गुड़िया से, गीली मिट्टी और शायद सड़े हुए मांस की मिली जली बदबू। जी, ये किसने दबाया होगा यहाँ? रिया बड़बड़ाई। उसने आओ देखा ना ताओ उस गुड़िया को कपड़े समेत उठाया और बाउंड्री वॉल के उस पार जंगलों की झाड़ियों में पूरी ताकत से फेंक दिया। समीर जरा यहाँ आना, रिया ने घबराहट में आवाज लगाई। समीर बाहर आया, हाथ में चाय के 2 कप थे। क्या हुआ रिया, तुम ठीक तो हो? रिया ने अपने हाथ झाड़े, जैसे उस गुड़िया की गंदगी हटा रही हो। कुछ नहीं, बस यहाँ खुदाई करते वक्त गंदा सा मिला था, मैंने फेंक दिया। अजीब लोग रह रहे होंगे पहले यहाँ, जाने क्या क्या गाड़ रखा है ज़मीन में। समीर हंसा। अरे गांव के लोग हैं, टोटके वोटके करते रहते होंगे, तुम छोड़ो ये सब, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है। रिया भी मुस्कुरा दी। वो भूल जाना चाहती थी उन 2 काली खोखली आंखों को, लेकिन रिया नहीं जानती थी कि कुछ चीज़ें फेंकी नहीं जाती, कुछ चीज़ें अपना रास्ता वापस ढूंढ लेती है। शाम ढल चुकी थी। रात के खाने के बाद सब सोने की तैयारी कर रहे थे। पीयू अपने कमरे में सो रही थी। समीर और रिया भी थक कर चूर हो चुकी थे। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा था, सिवाय बाहर हो रही हल्की बारिश के टप टप के। अचानक रिया की आंख खुली। उसे लगा कि घर के मुख्य दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। रिया ने करवट ली। शायद वहम होगा, इतनी रात को कौन ही आएगा। 2 मिनट बीते और फिर आवाज आई। इस बार आवाज तेज थी। समीर गहरी नींद में था। रिया धीरे से उठी। उसके पैर ठंडे फर्श पर पड़े। वो दबे पांव हॉल की तरफ पड़ी। हॉल में अंधेरा था, बस खिड़की से आती स्ट्रीट लाइट की एक पतली लकीर फर्श पर गिर रही थी। रिया दरवाजे के पास पहुंची। उसने आई होल से बाहर झांका। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली बरामदा और बारिश। शायद हवा से दरवाज़ा बज रहा होगा। उसने खुद को तसल्ली दी। वो वापस मुड़ने ही वाली थी कि उसकी नज़र नीचे दरवाजे के दरार पर गई और उसका खून जम गया। दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा मिट्टी का हाथ अंदर की तरफ रेंग रहा था। नहीं, रेंग नहीं रहा था, कोई चीज़ थी जो ज़बरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रही थी। रिया की सांस गले में अटक गई। वो चीखना चाहती थी पर आवाज़ नहीं निकली। धीरे धीरे दरवाजे के नीचे की उस पतली सी जगह से वही लाल कपड़ा और फिर वो भयानक मिट्टी का चेहरा अंदर की तरफ लुढ़क कर आ गया। ये कैसे हो सकता है? रिया का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसने तो उसे जंगल में फेंका था। बाउंड्री वॉल भी 6 फीट ऊंची थी। कोई गुड़िया, कोई बेजान चीज़ खुद चलकर दीवार लांघकर बंद दरवाजे नीचे से कैसे आ सकती है? वो गुड़िया अब हॉल के बीचों बीच पड़ी थी। बिजली कड़की और उस रोशनी में रिया ने देखा उस गुड़िया का मुंह, जो पहले सिर्फ खुला हुआ था, अब वो एक अजीब सी शैतानी मुस्कान में बदल चुका था। रिया कांपते हुए हाथों से पीछे हटी। वो समीर को उठाने के लिए भागी। समीर जल्दी उठो। समीर हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ रिया? वो गुड़िया, वो अंदर आ गई है हॉल में। समीर उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। रिया, तुम सपना देख रही हो क्या? कौन सी गुड़िया? वही जो मैंने फेंकी थी, मेरे साथ चलो।
रिया समीर का हाथ खींचते हुए हॉल में लाई। उसने कांपते उंगली से फर्श की तरफ इशारा किया। वो देखो। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फर्श एकदम साफ था। ना कोई गुड़िया, ना कोई लाल कपड़ा और ना ही कोई कीचड़। समीर ने एक गहरी सांस ली। रिया, तुम शायद थक गई हो। शिफ्टिंग की थकान, यहाँ कुछ नहीं है। रिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने अभी देखा था, अपनी आंखों से देखा था। नहीं समीर, मैंने देखा था, उसकी आंखें। चलो पानी पियो और सो जाओ। समीर उसे वापस कमरे में लेके गया। रिया ने मान लिया था कि शायद वो उसका वहम था, लेकिन वो गलत थी। वो बहुत गलत थी, क्योंकि गुड़िया हॉल से गायब नहीं हुई थी। गुड़िया अपनी सही जगह पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब रिया की आंख खुली तो पीहू अपने बिस्तर पर नहीं थी। रिया घबरा कर उठी। पीहू। उसने पीहू को कमरे में देखा। पीहू वहाँ नहीं थी। बाथरूम, किचन, हॉल, पीहू कहीं नहीं थी। रिया का दिल बैठने लगा। वो पागलों की तरह बगीचे की तरफ भागी और वहाँ का नज़ारा देखकर रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बगीचे के उसी कोने में जहाँ कल रिया ने खुदाई की थी, वहाँ पीहू बैठी थी। उसके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे। वो ज़मीन पर पालथी मारकर बैठी थी और किसी चीज़ से खेल रही थी। वो किसी चीज़ से बातें कर रही थी, बड़ी ही प्यार से, तोतली आवाज़ में। रिया धीरे धीरे उसके पास आई। पीहू। पीहू ने मुझे मुड़कर देखा। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मम्मा, देखो मेरी नई दोस्त। पीहू की गोद में वही खूबसूरत मिट्टी की गुड़िया रखी थी, लेकिन आज वो गुड़िया और भी भयानक लग रही थी, क्योंकि कल तक उस गुड़िया के पेट में 3 कीलें गड़ी थी। आज एक कील गायब थी और उस गुड़िया के खुले हुए मुंह के कोनों पर ताज़े खून की एक लकीर सूखी हुई थी। पीहू मुस्कुराई और बोली, मम्मा, गुड़िया को भूख लग रही है। तो दोस्तों, ये थी शुरुआत उस खौफ की जिसने विला नंबर 19 को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर वो गुड़िया वापस कैसे आई, उसकी एक कील कहाँ गायब हुई, और सबसे बड़ा सवाल, पीहू किसके लिए कह रही थी कि उसे भूख लग रही है। जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले पार्ट का। तब तक के लिए अपने बच्चों के खिलौने पर नज़र रखिएगा। शुभ रात्रि।